Welcome. Today we will discuss about the black body radiations, Compton effect, photoelectric effect, de Broglie hypothesis, and a little bit about the Heisenberg uncertainty principle. So we will cover all of these things in this discussion. और हम स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पे जाने से पहले ब्लैक बॉडी क्या होती है उस पर थोड़ा डिस्कस कर लें कि ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी को कहा जाता है जो कि हर किस्म की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब या इमिट करने की सलाहियत रखती है। तो ब्लैक बॉडी की जो एब्जॉर्प्शन या इमिशन का जो कोफिशेंट होता है वो क्या होता है, दैट इज़ 1। The coefficient of absorption or emission for a black body is 1. It means that 100%। ठीक है, हर वेवलेंथ हर रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब और इमिट करने की सलाहियत रखती है। एक्चुअली इस तरह की कोई भी हमारे पास बॉडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। हम अभी तक ऐसी बॉडी नहीं फाउंड कर पाए कि जिसकी एब्जॉर्प्शन या इमिशन 100% हो। 99.99% वाली जो बॉडीज़ हैं वो हमने डिस्कवर कर ली हैं, बट 100% एब्जॉर्प्शन या इमिशन वाली बॉडी हमारे पास अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। लेकिन सपोज्ड हम उसको लेते हैं और जो 99.99% एब्जॉर्प्शन या इमिशन वाली बॉडीज़ हैं हम उनको सपोज करते हैं कि दीज आर दी आइडियल ब्लैक बॉडीज़। तो उनकी बेसिस पे फिर हम स्टडी करते हैं, उनको हीट किया जाता है, उनमें से जब रेडिएशंस निकलते हैं तो उन रेडिएशंस को हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि उनकी वेवलेंथ क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इंटेंसिटी क्या है। ये सारी चीज़ें मेजर करके हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो कि आपको इस फिगर में जो ग्राफ है इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये टेम्परेचर, ये वेवलेंथ, ये इंटेंसिटी, ऑल दीज पैरामीटर्स आर शोन इन दिस ग्राफ। और अब इन ग्राफ में से हम लॉज स्टडी करेंगे और वो जो लॉज होते हैं उनको कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉज। वो हमने बनाने नहीं, वो हमें बना के साइंटिस्ट ने दे दिए हैं, उन्होंने रिसर्च करके वो लॉज जो है ना फ्रेम कर दिए हैं। तो वही हमें डिस्कस करने हैं। एक तो सिंपली यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स जो हैं, यहाँ पे आप देखें हर कर्व के अंदर एक मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली पॉइंट है। और जब आप देखेंगे कि ये पॉइंट जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो लेफ़्ट की तरफ थोड़ी थोड़ी जा रही है वो पॉइंट, तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। इसी तरह से हमें एक लॉ साइंटिस्ट ने दे दिया जिसका नाम वेन था, तो उसको हमने वेन्स लॉ कह दिया और वो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहा जाता है, इस वजह से कि उसका जो आइडिया है वो ये है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली पॉइंट है दैट इज़ कवरिंग डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ। तो वेन्स लॉ क्या है, द मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स द स्मॉलर वेवलेंथ विद द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी की टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वो जो पॉइंट है स्मॉलर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि मैक्सिमम वेवलेंथ इक्वल टू कांस्टेंट ओवर टेम्परेचर। और जो टेम्परेचर यहाँ पे है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, कोई दूसरा टेम्परेचर नहीं, मीन सेल्सियस स्केल या फ़ारेनहाइट हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, तो एमसीक्यू अगर हम लिख दें कि अकॉर्डिंग टू दी वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ maximum intensity point shift towards longer wavelength if temperature, ऑप्शन ए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इंक्रीज, बी में डिक्रीज, सी में रिमेन सेम और डी में नन ऑफ दीज।
तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, हमने जो स्टेटमेंट पहले दिया उसमें हमने कहा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाती जाएगी वो पॉइंट, लेकिन टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से। अब इसी स्टेटमेंट को अगर आप अपोजिट ले लें कि लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाती जाएगी अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा होगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से जो वेवलेंथ है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स दी लॉन्गर वेवलेंथ। अब ये जो हमें लेमडा इंटू लेमडा मैक्सिमम इक्वल टू कांस्टेंट ओवर टी मिल रहा है, इसको हम दूसरी तरह से इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लेमडा मैक्सिमम इक्वल टू इनटू टेम्परेचर एब्सोल्यूट इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर आप किसी भी कर्व, जो यहाँ पे ये कर्व मौजूद हैं, इनमें से किसी भी कर्व की मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट वाली वेवलेंथ को उसके टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपको रिज़ल्ट सेम ही मिलेगा, रिज़ल्ट डिफरेंट नहीं मिलेगा। चाहे वो आप ये कर्व जो सबसे नीचे है वो ले लें, ये ले लें, ये ले लें, कोई सा भी कर्व ले लें, उसका रिज़ल्ट आपको सेम ही मिलना है, वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, वो वैल्यू होता कितना है? वो वैल्यू होता है राउंड अबाउट 0.0029, नॉट 92, 0029, और जो यूनिट मिलेगा केल्विन इंटू मीटर। सो ये वैल्यू होता है लेमडा मैक्सिमम, जो कि हमें एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मिलता है। हम थियोरेटिकली ऐसे ही अपने पास से नहीं ले सकते, एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीज़ मिल रही होती है। अब इसकी बेसिस पे हम एक एमसीक्यू लिख लेते हैं कि हम लिखते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट या मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट ऑफ अ ब्लैक बॉडी हैज़ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर when the temperature of black body is 6500 Kelvin. If the maximum intensity point shift to 487.5 nanometer, then what is the temperature of black body? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट is found at 450 nanometer when the temperature of black body is 6500 Kelvin. If maximum intensity point shift at 487.5 nanometer, then what is the temperature of black body? ऑप्शंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए ऑप्शन है 7000 केल्विन, बी 6000 केल्विन, सी 4000 केल्विन, डी 5000 केल्विन। तो ये चीज़ जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, इसका आंसर इसकी बेसिस पे मिलेगा कि हर कर्व का आप मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ और टेम्परेचर की प्रोडक्ट डिटरमाइन कर लें, और वो जो प्रोडक्ट होगी दैट मस्ट बी सेम फॉर ऑल, सबके लिए सेम होगी। सेम होगी तो हम उसको इक्वल लिख देंगे कि पहले के लिए और दूसरे के लिए, दोनों के लिए एक ही है। तो ये फर्स्ट के लिए आप इस तरह से लिख दें कि 6500 इंटू 450, और इसके लिए जो वैल्यू है वो हमें 487.5 दिया गया है, और टी का वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है। तो जस्ट आप इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 6500 को आप ऐसे ही रहने दें। 487.5 ये अगर इधर आगे डिवाइड करेगा तो इसका मकसद है रिज़ल्ट आपके पास कुछ थोड़ा सा 1 से डिक्रीज़ हो जाएगा, वैल्यू 1 से स्लाइटली डिक्रीज़ आपको डिक्रीज़ मिलेगा। 450 डिवाइडेड बाय 487.5, क्योंकि 450 को अगर 450 से डिवाइड करते 1 मिलता, लेकिन ये 0.9 समथिंग मिलेगा, और जब आप इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 6000 केल्विन। दिस इज़ द टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर की वैल्यू आपको मिल रही है फॉर दिस प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद अगर हम ये देखें कि
टेम्परेचर, ये जो कर्व हमने ड्रॉ किए हैं इनके लिए क्या सेम रह रहा है या डिफरेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? तो हर कर्व के लिए ये जो कर्व हैं, ब्राउन है, रेड है, उसके बाद ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, हर कर्व के लिए टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। एक कर्व से दूसरे कर्व पे जाएंगे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सेम कर्व के लिए टेम्परेचर सेम है। इस वजह से इन कर्व्स को हम कहते हैं आइसोथर्म। ये आइसोथर्म है, ठीक है, दीज आर दी आइसोथर्म। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं कि इसी ब्लैक बॉडी को डिफ़ाइन करने के लिए एक और लॉ होता है जिसे हम कहते हैं स्टीफेंस लॉ, और वो रिलेट करता है इंटेंसिटी और टेम्परेचर को। तो इंटेंसिटी और टेम्परेचर के दरमियान कुछ इस तरह से जो लॉ होता है, दैट इज़ नोन एज स्टीफेंस लॉ। तो स्टीफेंस लॉ एक्चुअली कह रहा है कि इंटेंसिटी का टेम्परेचर के 4th पावर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये जो कांस्टेंट यहाँ पे मिलता है, दिस कांस्टेंट इज़ इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁻8, और जो यूनिट मिलेगा वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन पावर 4। तो ये हमें रिजल्ट मिलता है। तो हम अब इसको अगर डिफ़ाइन करें इन टर्म्स ऑफ MCQ, हम इस तरह से लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कांस्टेंट फॉर द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स के लिए स्टीफेंस लॉ के मुताबिक कौन सी चीज़ कांस्टेंट है? ऑप्शन ए लैम्डा मैक्सिमम इंटू टेम्परेचर, बी लैम्डा मैक्सिमम ओवर टेम्परेचर, सी इंटेंसिटी इंटू टेम्परेचर पावर 4, डी इंटेंसिटी ओवर टेम्परेचर पावर 4। तो डेफिनेटली आपने यहाँ से ये चीज़ जो है पॉइंट आउट कर ली होगी कि जो स्टीफेंस लॉ है उसके मुताबिक कांस्टेंट हमें मिल सकता है E ओवर टेम्परेचर पावर 4। तो करेक्ट आंसर ये है। अब आप कहेंगे कि A इज़ ऑल्सो करेक्ट, तो डेफिनेटली A करेक्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी स्टीफेंस लॉ इट इज़ नॉट करेक्ट। स्टीफेंस लॉ के मुताबिक ये नहीं है, ये है वेन्स लॉ का स्टेटमेंट के लैम्डा मैक्सिमम और टेम्परेचर की प्रोडक्ट हमें कांस्टेंट मिलेगी। दैट इज़ ट्रू फॉर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, नॉट फॉर द स्टीफेंस लॉ। अगर ओवरऑल कहा जाता है इन जनरली, ये बात नहीं होती कि अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ, देन A एंड D बोथ आर करेक्ट। देयर इज़ अनदर लॉ जो कि रिलेट करता है इंटेंसिटी और वेवलेंथ को, कि इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट ओवर लैम्डा पावर 4। तो लैम्डा पावर 4 के साथ उसका इन्वर्स रिलेशनशिप है, या हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि E इंटू लैम्डा पावर 4 इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ये चीज़ हमें कांस्टेंट मिलती है, और इसका वैल्यू जो कांस्टेंट का वैल्यू है दैट इज़ नॉट फिक्स्ड फॉर ऑल द कर्व्स। हर कर्व के लिए ये वैल्यू डिफरेंट होता है, हर कर्व का अपना अपना ये वैल्यू बनेगा। क्यों? इस वजह से कि अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को रिलेट ही नहीं कर रहे, तो एक कर्व की इंटेंसिटी और उसी की वेवलेंथ लेके हम प्रोडक्ट लेंगे तो रिज़ल्ट कुछ और मिलेगा, और उसके साथ साथ अगर हम दूसरा कर्व लेके उसी की इंटेंसिटी और उसी के वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट और मिलेगा। सो दिस कांस्टेंट इज़ नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल द कर्व्स। दिस कांस्टेंट वेरी बाय कर्व टू कर्व। एक कर्व के लिए अपना है, दूसरे के लिए दूसरा है, तीसरे के लिए तीसरा है, ये चेंज होता रहेगा, ये सेम नहीं रहेगा। ओके जी, तो ये लॉज हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स के लिए, लेकिन ये जो लॉज हैं दीज आर डिफाइनिंग द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स इन स्पेसिफिक रीजन्स। ओवरऑल डिफाइन नहीं करते,
जैसे कि ये हमारे पास एक मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट है, तो ये इसको डिफ़ाइन कर रहा है वेन्स लॉ और इसी को डिफ़ाइन कर रहा है स्टीफेंस लॉ, इस पॉइंट को। और जो रिले जीन्स लॉ है वो ये रिले जीन्स लॉ है और ये डिफ़ाइन कर रहा है इस पॉइंट को, इस रीजन को। और जैसे ही ये लार्जर वेवलेंथ की तरफ जाता है तो ये इन्फिनाइट की तरफ जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि इधर एनर्जी बढ़ रही है और ये शार्पली ऊपर हो गया, तो इसका मकसद है ये इन्फिनाइट को जा रहा है। और ये जो इन्फिनाइट को जब जा रहा है तो इस वजह से हम कहते हैं कि इट इज़ मेकिंग अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। तो ये पॉइंट आपके लिखने की है कि आप इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यू इसको लिख दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज़ नोन एज द लॉ विच मेक्स अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। जो नीचे दिए गए लॉज हैं उनमें से कौन सा लॉ है जो जिसको समझा जाता है कि वो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी कर रहा है। तो वो लॉ है रिले जीन्स लॉ। क्यों, वो कैसे अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी कर रहा है? बिकॉज इट इज़ डिफाइनिंग दैट एनर्जी फॉर द अल्ट्रावायलेट रीजन बिकम्स इन्फिनाइट। एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी जो है वो इन्फिनाइट हो जाएगी अल्ट्रावायलेट के अंदर। लेकिन प्रैक्टिकली हमें ये मिलता है कि जो एनर्जी है अल्ट्रावायलेट की उसको आप छोड़ दें, उससे आगे एक और रीजन है जिसे हम कहते हैं एक्स रेज, उसकी भी एनर्जी इन्फिनाइट नहीं है। उससे आगे एक और रीजन है गैमा रेज, उसकी भी एनर्जी इन्फिनाइट नहीं है। तो ये फिज़िकली मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे एनर्जी इन्फिनाइट हो और उसके बाद एनर्जीज फिर से फाइनाइट हो। तो ये फिज़िकल इंटरप्रिटेशन के एग्जैक्टली मुतज़ाद है, जिस वजह से हम कहते हैं कि ये अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी है। तो हमें यही यहाँ पे इन ग्राफ में से समझ में आता है कि वेन्स लॉ और स्टीफेंस लॉ आर डिफाइनिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स फॉर द मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स एंड स्लाइटली लेस देन द मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट। मैक्सिमम इंटेंसिटी और उससे थोड़ा कम। और जो रिले जीन्स लॉ है इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द लार्जर वेवलेंथ्स, फॉर स्मॉलर वेवलेंथ्स इट इज़ मेकिंग अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। तो अब हम एक और चीज़ भी देखते हैं जो कि आपके टेक्स्ट में मेंशन्ड है कि विच लॉ इज़ इन गुड एग्रीमेंट विद द कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट रेड हॉट वाइट हॉट इज़ हॉटर देन द रेड हॉट। ये कौन सा लॉ बता रहा है कि जो वाइट हॉट है वो रेड हॉट से ज़्यादा गर्म होता है? क्योंकि दोनों चीज़ें गर्म हैं। एक चीज़ को आप गर्म करेंगे उसका कलर रेड भी हो सकता है, उसका कलर ब्लू भी हो सकता है, उसका कलर वाइट भी हो सकता है, या कोई और कलर भी हो सकता है। तो वाइट हॉट रेड हॉट से ज़्यादा गर्म है, ये कौन सा लॉ डिफ़ाइन कर रहा है? ठीक है, विच लॉ इज़ डिफाइनिंग दैट वाइट हॉट इज़ हॉटर देन रेड हॉट? ऑप्शन ए में लिखते हैं स्टीफेंस लॉ। ठीक है, स्टीफेंस लॉ ये चीज़ बता रहा है। बी में रिले जीन्स लॉ ये बता रहा है। और सी में ये चीज़ वेन्स लॉ बता रहा है। या ये चीज़ सारे के सारे बता रहे हैं, सारे यही चीज़ डिफ़ाइन कर रहे हैं। कौन सा लॉ बता रहा है? तो रेड वाइट ब्लू ये सारे कलर्स जो हैं लाइट के वो डिफ़ाइन किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो इन सारे लॉज में से किसी में भी नहीं है। दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है वेवलेंथ का। तो हमें देखना है कि वेवलेंथ कौन से लॉज में है। वेवलेंथ है हमारे पास रिले जीन्स लॉ और वेन्स लॉ में। इसका मकसद है स्टीफेंस लॉ ख़त्म हो गया, ये नहीं हो सकता। अब कलर तो डिफ़ाइन हो गया, और हॉट होना या कोल्ड होना वो कौन बता रहा होता है? वो टेम्परेचर बता रहा होता है।
तो टेम्परेचर अब देखना होगा दोनों लॉज में से किस में है। रिले जीन्स लॉ में टेम्परेचर नहीं है, तो इसका मकसद है उस बॉडी के हॉट होना या ना होना हम इसकी बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकते, तो रिले जीन्स लॉ भी ख़त्म हो गया। तो एग्जैक्टली वेन्स लॉ ही वो लॉ है जो टेम्परेचर और वेवलेंथ को रिलेट कर रहा है, और वही डिफाइन करता है कि जिसकी वेवलेंथ कम है वो ज़्यादा हॉट है। और जो वाइट लाइट होती है उसके अंदर रेड, ब्लू, ग्रीन सारे के सारे 7 कलर्स मौजूद होते हैं। रेड इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ फ्रॉम द विजिबल रीजन। विजिबल से सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो रेड की है। मतलब जब किसी चीज़ को हम गर्म करना शुरू करेंगे सबसे पहले वो रेड अपीयर होगी, उसके बाद वो उसका कलर चेंज होता जाएगा, दूसरी वेवलेंथ्स भी आती जाएंगी, और जब विजिबल सारी वेवलेंथ्स आ जाएंगी तो वो वाइट हो जाएगा। तो इसका मकसद है वाइट हॉट इज़ हॉटर देन दी रेड हॉट, और ये रियलिटी है, ये हमें प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से भी मिलता है और हमें वेन्स लॉ भी यही चीज़ बता रहा है। इसके बाद आ जाता है मैक्स प्लांक्स लॉ। ठीक है, प्लांक्स लॉ जिसे हम नॉर्मली कहते हैं कि क्वांटम हाइपोथेसिस, क्वांटम थ्योरी या क्वांटम लॉ। पहले क्वांटम हाइपोथेसिस था, उसके बाद थ्योरी, उसके बाद जो है ना उसको हम लॉ कहते हैं। और वो क्वांटम लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन। वो फोटॉन का क्या कॉन्सेप्ट है, फोटॉन का ये कॉन्सेप्ट है कि ब्लैक बॉडी से या किसी भी बॉडी से, इनिशियली इट वाज डिफाइंड फॉर द ब्लैक बॉडी, लेकिन वो ब्लैक बॉडी के लिए सिर्फ पर्टिकुलरली नहीं है, वो सारी बॉडीज़ के लिए है कि एनर्जी इंटरेक्ट्स विथ मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट बंडल्स। और वो जो बंडल्स हैं उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी। मीन्स एनर्जी कंटेंट इन द क्वांटम कैन बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारे पास E इज़ इक्वल टू एच न्यू एक लॉ बन गया, और ये है एक क्वांटम के लिए, एक पैकेट के लिए। अब ज़रूरी नहीं कि जब बॉडी रेडिएशन इमिट कर रही हो तो उसमें से एक ही क्वांटम, एक ही पैकेट निकल रहा हो एक वक्त में। हो सकता है मल्टीपल क्वांटम निकल रहे हो, तो मल्टीपल क्वांटम निकल रहे होंगे तो फिर इसके सामने n आ जाता है कि टोटल जो एनर्जी उसमें से इमिट होगी दैट इज़ इक्वल टू NH न्यू। वो NH न्यू के इक्वल होती है। जितने नंबर ऑफ़ क्वांटम ज़्यादा होंगे उतनी एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे जो बेसिक है वो ये है कि E इज़ इक्वल टू एच न्यू एंड H इज़ अ कांस्टेंट। दिस H इज़ कांस्टेंट फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके लिए ये कांस्टेंट है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कांस्टेंट ऑफ नेचर। कांस्टेंट ऑफ नेचर का क्या मकसद है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर वाली वेव्स हैं उनके लिए ये कांस्टेंट है, उनके लिए ये चेंज नहीं हो रहा, सारी वेव्स के लिए ये सेम ही रहेगा। ठीक है, चलें हम लिखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कौन सी चीज़ सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए सेम होती है? ऑप्शन ए के फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी एनर्जी, ऑप्शन सी वेवलेंथ, ऑप्शन डी एनर्जी ओवर फ्रीक्वेंसी। तो इसमें से क्लियरली आपके पास ये तो हो नहीं सकता कि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी सेम हो, एनर्जी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक ही आंसर मुमकिन है और वो आप चेक कर लें कि वाकई करेक्ट भी है या नहीं। यहाँ पे आप न्यू इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, E ओवर न्यू इक्वल टू H। तो H हमने कहा कि इट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ नेचर, तो यही वो चीज़ है जो कि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए कांस्टेंट होगी। एक और भी चीज़ हो सकती थी, वो अगर मैं इस तरह से लिख दूं कि E में लिख देता हूँ C, जिसका मकसद है कि स्पीड ऑफ
लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो ये भी सारे रेडिएशंस के लिए सेम होती है, ये भी चेंज नहीं होती, लेकिन ये यहाँ पे थी नहीं तो इस वजह से हम ये नहीं लिख रहे। ठीक है जी, तो ये हो गया प्लैंक्स लॉ। अब जो प्लैंक्स लॉ है या क्वांटम लॉ है, इट इज़ डिफाइनिंग द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। जो भी कर्व हमारे पास है, लाइक ये कर्व है, तो ये इस सारे के सारे कर्व को डिफाइन कर रहा होता है कि एनर्जी यहाँ पे इतनी हो सकती है, यहाँ पे, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि एन के बढ़ने से भी एनर्जी बढ़ सकती है और उसके साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी है उसके बढ़ने से भी एनर्जी बढ़ सकती है। दो चीज़ें इसमें आ गई। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो एनर्जी बढ़ने का रीज़न क्या हो सकता है, एन हो सकता है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे आप देखें, इस तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है, ठीक है, और इस तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। यहाँ से तो समझ में आता है कि इस तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और एनर्जी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन अब यहाँ से आगे देखें कि फ्रीक्वेंसी तो अभी भी बढ़ती जा रही है, इधर फ्रीक्वेंसी तो अभी भी बढ़ रही है, फिर एनर्जी क्यों कम हो रही है? इस वजह से कि नंबर ऑफ़ क्वांटम कम हो रहे हैं। वो नंबर ऑफ़ क्वांटम क्यों कम हो रहे हैं? इसलिए नंबर ऑफ़ क्वांटम कम हो रहे हैं कि एक रीजन आता है जहाँ से एनर्जी इमिट होना वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स के बस में नहीं रहता। वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स के पास आ जाती है फिर चीज़? वो इनर इलेक्ट्रॉन्स के पास आ जाती है, मीन्स एक्स रेज। ठीक है, एक्स रेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विच आर इमिटेड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर ट्रांजिशंस। के और एल के अंदर जब ट्रांजिशंस होती हैं तब वहाँ से एनर्जी निकलती है। तो आम जो हीट की वजह से एनर्जी होती है वो आउटर लेयर मीन्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो यहाँ पे ये हीटिंग इफेक्ट वाली हम स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स रेज का काम नहीं है। तो इस वजह से जब हम एक्स रेज के नज़दीक जाते जाते हैं तो नंबर ऑफ़ क्वांटम गिरना शुरू हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ क्वांटम कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ emission of these high energy photons is going to be smaller and smaller for the heating effects। ठीक है ना, हीटिंग जो इफेक्ट्स हैं उनकी बेसिस पे वो चीज़ कम होती जाती है। तो दिस इज़ दी प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स लॉ अवॉइड्स अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। हाउ? बिकॉज इट इज़ डिफाइनिंग दैट एनर्जी इज़ फाइनाइट। ठीक है, वो कह रहा है कि एनर्जी इन्फिनाइट नहीं हो सकती, एनर्जी इज़ फाइनाइट। इस वजह से ये लॉ अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी को अवॉइड कर रहा है। अच्छा जी, तो हम अगर एक सवाल सिंपली मैं बता देता हूँ, लिखते नहीं हैं, कि हमसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज़ डिफाइनिंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज़ डिफाइनिंग द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कंप्लीटली। वो रिले जीन्स लॉ है, वो स्टीफेंस लॉ है, वो वेंस लॉ है, वो प्लैंक्स लॉ है। तो प्लैंक्स लॉ वो लॉ है जो कि सारे के सारे कर्व को कम्प्लीटली डिफाइन करता है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गया कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट बंडल्स इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ। तो फिर उसी क्वांटम को जिसको मैक्स प्लैंक ने डिफ़ाइन किया, उसको आइंस्टाइन ने कुछ और तरह से डिफ़ाइन कर दिया कि उसने कहा ये जो क्वांटम कहा जा रहा है, ये क्वांटम असल में इसका नाम है फोटॉन। ठीक है, उसी को उसने फोटॉन कहा, और फोटॉन की उसने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई कि फ़ोटॉन क्या है। उसने बताया कि फ़ोटॉन का जो रेस्ट मास है दैट इज़ ज़ीरो। ठीक है, रेस्ट मास ज़ीरो है। इट मीन्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। इट कैन ट्रेवल फास्टर देन ऑल अदर थिंग्स इन द यूनिवर्स। जो यूनिवर्स में सारी चीज़ें हैं उन सब में से तेज़ दौड़ सकता है फोटॉन, और उस फोटॉन की स्पीड क्या है? सी। जब सी है तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है E इज़ इक्वल टू mc²। इस इक्वेशन के मुताबिक हम कहते हैं कि जब हम मास डिटरमाइन करने जा रहे हैं तो c² यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो वैसे ही मास क्या आएगा? मास बहुत कम मिलेगा। ठीक है, मास बहुत हमें कम मिल रहा होगा, क्योंकि c² का वैल्यू
बहुत ज़्यादा हो जाता है, 9 × 10⁻16 बन जाता है। तो यहाँ पे वैसे ही फोटॉन का मास बहुत कम मिल रहा है। सो दिस इज़ द लाइटेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उनमें से सबसे हल्का पार्टिकल हम इसको तस्वर करते हैं। फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेज वी आर यूजिंग फोटॉन। फोटॉन को इट सेल्फ डीके नहीं है। हाँ, किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है देन इट कैन डीके, वो ख़त्म हो सकता है, बट इट सेल्फ देर इज़ नो डीके। ठीक है। अच्छा, तो इन प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे एक एमसीक्यू लिख देते हैं ताकि हमें वो प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी याद हो जाएं और एक एमसीक्यू भी हो जाए। तो हम कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फोटॉन। नीचे दिए गई जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से कौन सी एक या मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ फोटॉन की हो सकती हैं। ए में हम लिखते हैं कि इट डज नॉट डीके। ठीक है, ये डीके नहीं होता। स्पॉन्टेनियसली, ये डीके नहीं होता। बी, इट हैज़ नो चार्ज, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। सी, इट कैन ट्रेवल विथ या इट कैन ट्रेवल faster than all other things in universe। ठीक है, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में से ये तेज़ दौड़ सकता है। डी, रेस्ट मास इज ज़ीरो। ठीक है, रेस्ट मास इसका ज़ीरो है। तो ई में मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि क्या लिखना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। सो दैट्स ऑल अबाउट दी फोटॉन। ये सारी चीज़ें फोटॉन के बारे में हैं। अब हम आ जाते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पे। एक्चुअली ये जो फोटॉन थ्योरी दी थी आइंस्टाइन ने, वो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को डिफ़ाइन करने के लिए, जिसको पहले कहा जाता था हर्ट्ज़ इफ़ेक्ट। तो वो हर्ट्ज़ इफ़ेक्ट क्या है पहले हम उसको देखते हैं, उसकी बेसिस पे जो है ना डिफरेंट डिस्कशंस हम करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ द फिगर विच इज़ एक्चुअली डिफाइनिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट? फोटो और इलेक्ट्रिक, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन। By the bombardment of photon on a metallic surface, electrons are ejected. This is known as photoelectric effect। ये सिंपल में ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को सोफिस्टिकेटेडली स्टडी किया जाता है इस तरह की डिवाइस के साथ, जैसे हम फोटो सेल कहते हैं। ये फोटो सेल है इस तरह से, या फोटो इमिसिव सेल उसको कम्प्लीटली कहें। तो यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है। इस स्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि लाइट फॉल हो रही है यहाँ पे, ये हमारे पास है कैथोड, और कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस सर्किट के थ्रू घूम के आते हैं। तो यहाँ से हम करंट मेजर करते हैं, यहाँ से करंट। तो ये जो करंट यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं, वो करंट और यहाँ पे जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसका हम असल में रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं। तो जब वो रिलेशनशिप हम फॉरवर्ड बेसिस पे देखते हैं, फॉरवर्ड बेसिस का मकसद ये कि इसको नेगेटिव चार्ज के साथ कनेक्ट करके और इसको हम पॉजिटिव चार्ज के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। तो इसे कहते हैं हम कि ये फॉरवर्ड पोटेंशियल है। ठीक है, फॉरवर्ड पोटेंशियल। और फॉरवर्ड पोटेंशियल की बेसिस पे जो हमें कर्व मिलते हैं वो कुछ इस तरह से मिलते हैं कि जब हम
हमने कोई भी पोटेंशियल दिया और वो पोटेंशियल हम क्या दे रहे हैं कि वो फॉरवर्ड पोटेंशियल दे रहे हैं, तो फॉरवर्ड पोटेंशियल से हमें ये पता चलता है कि जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज बढ़ाने से करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वोल्टेज आप बढ़ाते जाएं, कुछ भी करते जाएं, पोटेंशियल पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो दैट्स वाई दिस करंट इज़ नोन एज सैचुरेशन करंट। तो व्हाट इज़ सैचुरेशन करंट या व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ सैचुरेशन करंट, ये एमसीक्यू के फॉर्म में आपको याद करना है। A saturation current is one which increase with the voltage, which decrease with the voltage, which remains constant by the change of voltage, या none of these। तो saturation current is one which has no relationship with the voltage। वो वोल्टेज के चेंज करने से चेंज नहीं होता। वोल्टेज हम कुछ भी करते जाएं वो हमें चेंज होके नहीं मिल रहा। ठीक है, तो फॉरवर्ड पोटेंशियल के लिए वो सैचुरेशन करंट है। लेकिन जब हम रिवर्स पोटेंशियल देते हैं, रिवर्स पोटेंशियल का मकसद है इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दें और इसको हम नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दें। तो फिर क्या होता है, फिर ऐसा होता है कि जैसे आप रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं तो रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाने के साथ साथ मतलब ज़्यादा नेगेटिव करने के साथ साथ करंट कम होता जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को वो स्टॉप करता रहता है ना, पोटेंशियल वो रोकने की कोशिश कर रहा है। और एक ऐसा पोटेंशियल आता है जहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव होना बंद हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जो V0 हमने दिया है, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? सच पोटेंशियल एट विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स। ठीक है, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। तो ये चीज़ें, ये पॉइंटें आपको याद करने की हैं। एमसीक्यू सब पे मैं नहीं लिख सकता, यही कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत इधर उधर होके एमसीक्यू के फॉर्म में आपको आ सकते हैं। और जब यही चीज़ हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के साथ करते हैं लेकिन सेम इंटेंसिटी के साथ, मतलब इंटेंसिटी हम क्या रखें कि सेम रखें और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट कर दें। फ्रीक्वेंसी पहले हमने लेट से ले ली, रेड लाइट ले ली, तो रेड लाइट पे हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ना वो यहाँ पे मिला, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे मिल गया। अब हमने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी लेकिन इंटेंसिटी सेम रखी और ये हमने जो है ना ले ली। तो जब इंटेंसिटी सेम है तो करंट अगेन सेम मिल रहा है, लेकिन ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। रेड पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कम से कम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम से कम है। और जैसे कोई आप और कलर लेंगे विजिबल में से, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और कलर चेंज करेंगे आगे वाली फ्रीक्वेंसी लेंगे वो बढ़ जाएगा। तो इट मीन्स दैट देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप है, जिसको हम इस तरह से लिख लें। लेट्स से इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट the stopping potential for the electrons with red light is V0 and with blue light is U0। then what is the relationship between V0 and U0? जो रिलेशनशिप है V0 और U0 के दरमियान वो क्या है? वो अगर रिलेशनशिप हम देखना चाह रहे हैं वो हम ये लिखते हैं कि U0 इज़ इक्वल टू V0। बी में लिखते हैं कि U0 इज़ लेस देन V0। सी में है कि U0 इज़ ग्रेटर देन V0। और डी ऑप्शन में है कि U0 इज़ नॉट इक्वल टू V0। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? आप देखें कि रेड के लिए क्या है, रेड के लिए है V0 और ब्लू के लिए क्या है, ब्लू के लिए है U0। ठीक है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका वैल्यू भी कम होगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ। तो जब डायरेक्टली रिलेटेड है तो इसका मकसद है ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो U0 मस्ट बी ग्रेटर देन V0। तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो कि सी ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। और इसके साथ साथ हमें जो इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन मिलती है वो फ्रीक्वेंसी पे एक तरह से और तरह से भी डिपेंडेंट होती है। वो कैसे?
कि एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है जिसके बाद फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट मिलता है, उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट नहीं मिलता, उसको कहा जाता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि आपके पास जो ये कर्व है, इस कर्व के मुताबिक अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ले लें, या ओके काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, या अभी हमने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन नहीं पढ़ी, आप जस्ट इसको यहाँ पे लिख दें कि ये काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। जितनी आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देते हैं उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलती है, लेकिन हर फ्रीक्वेंसी पे ये चीज़ नहीं मिल रही होती। एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है, उस ख़ास फ्रीक्वेंसी के बाद आपने ये फ्रीक्वेंसी अप्लाई की, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ही नहीं मिल रहा, इस पर भी नहीं मिल रहा, इस पर भी नहीं मिल रहा, इससे मिल रहा है, इससे आगे मिल रहा है, इससे आगे मिल रहा है, तो इससे आगे ग्राफ इस तरह से होगा। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं इस पर फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ही नहीं मिल रहा, तो जहाँ से फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट मिल रहा है उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स। ऐसी फ्रीक्वेंसी जिससे नीचे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना हो उसे हम कहते हैं, उससे ऊपर हो तो उस फ्रीक्वेंसी को, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो याद रख लें आप कि हम MCQ एक लिख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज describing the correct relationship between the frequency of incident beam and the kinetic energy of photoelectrons। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और बीम की फ्रीक्वेंसी के दरमियान कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप है। ऑप्शन ए में यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कि वो रिलेशनशिप ये करेक्ट है, फ्रीक्वेंसी और ये काइनेटिक एनर्जी, दिस इज़ द करेक्ट वन। बी में यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कि वो ये करेक्ट है, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी। सी में फ्रीक्वेंसी और ये काइनेटिक एनर्जी, और डी ऑप्शन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, डी ऑप्शन ये है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और ये काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे तो आंसर आपके पास जो है ना डायरेक्टली मौजूद है, तो मेरे ख्याल से डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि दिस इज़ द करेक्ट बिहेवियर फॉर द काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीम। हमारे पास करेक्ट रिलेशनशिप ये है, तो ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, दिस वन इज़ द करेक्ट, मीन्स डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अब ये ओवरऑल सिनेरियो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कि उसमें क्या क्या मिलता है। उसमें ये मिलता है कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है जिससे नीचे फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमें सिनेरियो मिला। इसको जो क्लासिकल थ्योरी थी वो डिफ़ाइन नहीं कर पा रही थी। वो क्यों डिफ़ाइन नहीं कर पा रही थी? वो इस वजह से डिफ़ाइन नहीं कर पा रही थी कि उसका सारे का सारा जो फोकस है वो होता है इंटेंसिटी के ऊपर, कि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन इंटेंसिटी और एनर्जी दो अलग अलग चीज़ें हमें मिल रही थी। इंटेंसिटी ज़्यादा है तो एनर्जी कुछ और कम भी है, ज़्यादा भी है। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वहाँ पे इंटेंसिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी को फोटॉन थ्योरी में बदला और उसके बाद उसने इसको डिफ़ाइन किया। वो किस तरह से डिफ़ाइन किया? वो ऐसे डिफ़ाइन किया कि जब हम देखते हैं किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर कोई बीम जाके गिरती है तो वो उस बीम के अंदर फोटान है, और वो फोटान एक छोटा सा पार्टिकल है जो कि किसी एक पार्टिकल के साथ जाके टकराएगा। ठीक है ना, किसी एक पार्टिकल के साथ, सारी प्लेट के साथ नहीं, किसी एक पार्टिकल के साथ टकराएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो वो उस इलेक्ट्रॉन को उसके साथ जब जाके टकराएगा तो वो किसी एटम के अंदर होगा।
जब एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन है तो जब वो रेडिएशन उस पर आके टकरा रहा है तो इसकी एनर्जी सपोज कर लें, सपोज मिसाल के तौर पे कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसकी एनर्जी लाजमी जब बाउंडेड है तो उसकी एनर्जी भी कुछ होती है, लेट्स से -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो -2 का मकसद है ये इतनी एनर्जी के साथ बाउंडेड है। जब ये इसके साथ आके टकराएगा तो ये पहले इसको बैलेंस करेगा, ये एनर्जी माइनस वाली ख़त्म होगी तब जाके वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर वो एनर्जी इससे कम है तो ये इसको निकाल ही नहीं सकता। तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको निकालने के लिए वो कितनी है, इसको निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे उसने कहा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। जो कम से कम एनर्जी उसको निकालने के लिए रिक्वायर्ड है वो वर्क फंक्शन है। उसने कहा वर्क फंक्शन है, ये मिनिमम एनर्जी है, तो एनर्जी को हम लिख सकते हैं h इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 ओवर h इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसने कहा यहाँ पे h की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो आपको कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू तो मिलेगी ना। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी एक है जिससे नीचे, जिससे कम ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। तो वाकई उसने कहा एक है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो वो ये जो मिनिमम एनर्जी चाहिए थी वो तो हो गई यहाँ पे इससे निकलने के लिए खर्च, बाकी जो उसके पास एनर्जी बचेगी वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अब यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं ये टोटल एनर्जी है, इतना वर्क फंक्शन चाहिए, ठीक है ना। ये पॉजिटिव में, क्योंकि नेगेटिव उसकी पोटेंशियल एनर्जी है या उस इलेक्ट्रॉन की बाउंडेड एनर्जी है, हमें इतना वर्क पॉजिटिव में चाहिए होता है। तो फिर हम कहेंगे कि वर्क फंक्शन इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मकसद है टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E मीन्स h न्यू और फाई मीन्स h न्यू नॉट। तो उसने कहा बिल्कुल ये काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ ही रिलेशनशिप है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशनशिप है। जितनी आप अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है क्योंकि ये फिर से फिक्स है ना, ये तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक मटेरियल के लिए फिक्स होगी। तो जितनी आप अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के बाद, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के बाद जिसको हमने F0 लिखा पीछे, यहाँ पे आप देख लें हमने यहाँ पे F0 लिखा, ठीक है। एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के बाद वो चीज़ बढ़ेगी, उसके अलावा नहीं हो सकता। और उसने यहाँ पे एक अजम्पशन और भी लिया, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब 1 फोटॉन आर नन, चांसेस ऑफ मल्टीपल फोटॉन आर नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन एब्जॉर्ब कर सकता है या नहीं कर सकता, मल्टीपल के चांसेस जो है ना होने के बराबर हैं। तो ये सारी की सारी उसकी एक्सप्लेनेशन थी फॉर दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब एक एमसीक्यू में आपको एक तकड़ा सा एमसीक्यू जो है ना लिखवा देता हूँ। हम कहते हैं कि द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ a photon of 2 electron volt is bombarded on that metal, then what is the stopping potential? आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बता दें। ऑप्शन ए है 0.6 वोल्ट, ऑप्शन बी है 1.4 वोल्ट, ऑप्शन सी है 2 वोल्ट, ऑप्शन डी है 2.6 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। अ मेटल of work function 0.6 electron volt is bombarded by a light of energy 2.0 electron volt. Then what is the stopping potential for this metal?
उस मेटल के लिए आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बता दें कितनी हो सकती है। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो कैसे करेक्ट आंसर तक पहुंचा जाए? अब हमें ये चीज़ बताई गई है कि टोटल एनर्जी कितनी है जो हमने अप्लाई की है, और उसके साथ साथ जो वर्क फंक्शन है वो कितना है। तो असल में हमें आइडिया स्टॉपिंग पोटेंशियल का मिलता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अपान चार्ज, मीन्स एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू वोल्टेज पोटेंशियल। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू नॉट कौन है? इलेक्ट्रॉन है, इंटू वी नॉट। तो आपको वी नॉट, वही इक्वेशन के वी नॉट मालूम करनी है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है इलेक्ट्रॉन और आपको वी नॉट मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपने डिटरमाइन करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आए? काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वेशन आपके पास मौजूद है, इस इक्वेशन से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लें। टोटल एनर्जी है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, वर्क फंक्शन है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको जब इलेक्ट्रॉन के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बाकी 1.4 वोल्ट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज़ के अगर बारे में हम डिस्कस करें तो हम यहाँ से कहें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना आर विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी को वो सपोर्ट करता है? न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, या क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो डेफिनेटली वो क्वांटम थ्योरी को ही जो है ना डिफ़ाइन कर रहा है कि क्वांटम थ्योरी क्या होती है, उसी की बेसिस पे हमने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया है। और अगर मैं इसको एक और एमसीक्यू इस पे लिखूं तो वो ऐसे लिख सकते हैं कि आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन स्टेट्स दैट, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, या दिस इज रिप्रेजेंटिंग, ऑप्शन ए में लिखता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर रही है ये इक्वेशन। बी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम लिखें कि सी में एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डी में हम लिखते हैं कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किस चीज़ को ये डिफ़ाइन कर रही है ये इक्वेशन डिफ़ाइन कर रही है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैक्सिमम ये पॉसिबल है। ये इक्वेशन आई कहाँ से? हमें पता है कि ये इक्वेशन हमने यहाँ से बनाई है, यहाँ से, कि इतनी एनर्जी उसको निकालने के लिए रिक्वायर्ड थी और इतनी मैक्सिमम पॉसिबल है। हाँ, कोई लॉसेस हो सकते हैं, कोई एनर्जी कहीं पे रेडिएट हो सकती है, तो इससे वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मकसद है दिस इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। इससे ज़्यादा होना मुमकिन नहीं है, इससे कम होना मुमकिन है, इससे ज़्यादा होना मुमकिन नहीं है। और इसी तरह से अगर और एमसीक्यू बनाए जाएं तो और भी बहुत सारे जो हैं बन सकते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज़ इसमें से बनाए जा सकते हैं, तो हम ज़्यादा पे डिस्कस नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे मैं आज के लेक्चर को एंड करता हूँ। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जो इस चैप्टर में से चीज़ें रह रही हैं, कॉम्पटन इफेक्ट है, डी ब्रोली वेव है,
और इसी तरह से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ऑल विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। और उससे जो टाइम बचेगा वी विल डिस्कस ऑन टू द एटॉमिक स्पेक्ट्रा।